हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड पे स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड, भारतीय संविधान में अधिकार। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या जानेंगे। भारतीय संविधान में अधिकार क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, थर्ड है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फोर्थ मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डिफरेंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिकार क्या है? डेफिनेशन देखते हैं अधिकार का। एक सिंपल डेफिनेशन, अधिकार किसी व्यक्ति या समूह को कुछ करने, प्राप्त करने या उपयोग करने की कानूनी अनुमति है। कुछ भी करने की फ्रीडम, कहीं भी आने जाने की फ्रीडम, कुछ काम करने की मतलब कहीं भी काम करना चाहो किसी भी एरिया में तो आप जाके काम कर सकते हो, बस वो लीगल काम होना चाहिए, इनलीगल नहीं हो। जैसे कि नीचे दिया गया है, अधिकारों का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति के विकास और कल्याण को सुनिश्चित करना है। यानी कि तुम कुछ गलत काम कर रहे हो तो तुम्हें कानून सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकार का महत्व। अधिकारों के महत्व के बारे में हम एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है जिसके थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए फर्स्ट स्टोरी को पढ़ते हैं। अधिकारों का महत्व। फर्स्ट स्टोरी, 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली, ठीक है। अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियम का निर्माण करना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में, मतलब कंडीशन जो थी ना खराब थी, मजदूर जहाँ पे काम कर रहे थे उन्हें सरकार द्वारा और जो मतलब देखो रीज़न क्या था, मैं शॉर्ट में बता देता आपको। उन्हें सरकार द्वारा देखो, एक तो घटिया कामकाज जो वहाँ पे एरिया था वो अच्छा नहीं था, दयनीय स्थिति में उनसे काम करवाया गया। और दूसरा, जो गवर्नमेंट ने निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देने के लिए बोला था उतनी मजदूरी नहीं दी, उससे कम मजदूरी दी गई, ठीक है। जो बीच का पैसा था वो कोई और खा गया। तो अब क्या हुआ, वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन किया और जो अध्ययन करके जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब जो उनके साथ गलत हुआ था, उसको सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उसके द्वारा मतलब उसको लेकर एक याचिका दायर कर दी सर्वोच्च न्यायालय में। अब उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम, मतलब उनको बताया कि क्या क्या हुआ उनके साथ। मजदूरी से कम मजदूरी दी गई, मतलब जितनी मजदूरी दी जाती थी उतनी नहीं दी गई, उससे कम दिया गया, तो ये बेकार हो जाएगा या फिर बंधुआ मजदूरी जैसा हो जाएगा। तो इससे शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो न्यायालय ने क्या किया, न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए, मतलब जितनी मजदूरी थी उतनी उनको दी जाए। नेक्स्ट स्टोरी है सेकंड, मचलन लालुंग की, ठीक है। मचलन लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वो 23 वर्ष का था। लालुंग असम के मड़ीगांव जिले के चुबर गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। अब उसका इलाज हो गया और फिर जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं वो जेल के अधिकारियों को 2 बार कॉल करते हैं, चिट्ठी भी भेजी, लेकिन लालुंग के स्वस्थ, मतलब लालुंग जो अब ठीक ठाक हो गया है उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन लोगों ने इग्नोर कर दिया, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचलन लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वो 77 वर्ष का हो गया। सोच लो, 23 वर्ष का बेचारा था, 77 का हो गया, 77 का। इट मीन्स वो 54 वर्ष तक हिरासत में रहा। इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। और ये पता भी कब हुआ, जब वहाँ पे मानव अधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतलब निरीक्षण के लिए गए थे, उस टाइम पे पता चला कि ये कंडीशन है लालुंग की, वरना वो फिर भी जेल में ही रहता, उसका पूरा जीवन वहीं पे रह जाता। चलिए, तो स्टोरी हमने देखी। मचलन का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया, निष्कर्ष है ये, क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही नहीं हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। फाइनली वो लास्ट में छूट जाता है, अपनी बाकी बची हुई लाइफ तो जीता ही है। जेल में जीने से तो बेहतर है फ्रीडम, है ना, बाहर जो। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मतलब
अब थोड़ा चेंजेस हो गया, जो नागरिक हैं वो भी थोड़ा एजुकेटेड हो चुके हैं, अब आवाज़ उठाते हैं, पहले तो ये सब नहीं होता था। हाँ, तो इस प्रकार हमने देखा कि 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू कि मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इस अधिकार को समझा और मांग की थी कि अंग्रेजों को जनता के अधिकार का आदर करना चाहिए। भारत में पहली बार लिखित रूप में मूल अधिकारों की मांग 1928 में उठाई गई थी। यह मांग मोतीलाल नेहरू समिति ने उनके द्वारा उठाई गई थी, मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, इसका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है, बिकॉज इनकी सुरक्षा संविधान करता है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है समता का अधिकार 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 1922। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संपत्ति का अधिकार 31, जिसको समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको भीमराव अंबेडकर जी संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं। ठीक है। नोट, प्रारंभ में संविधान द्वारा 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। संविधान द्वारा 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर वर्तमान में अनुच्छेद 300 क में रखकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। मूल अधिकार व्यक्तियों तथा नागरिकों को राज्य विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। राज्य के विरुद्ध है ये, राज्य इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 राज्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। ये डिफाइन करता है राज्य को कि राज्य कौन है, राज्य क्या है। ये वो राज्य नहीं है जैसे हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये वाला राज्य नहीं है। राज्य मतलब गवर्नमेंट, जो सरकार जो कानून बनाती है। ठीक है, सरकार की बात हो रही है यहाँ पर, राज्य का मतलब ये हुआ। आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे करता है, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं मैं आपको। जैसे मान लो सरकार ने कोई कानून बनाया जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या फिर उसको कम करता है, तो जो आर्टिकल 13 है वो उसको समाप्त कर देगा, उस कानून को ही समाप्त कर देगा। ये रक्षा। एक एक करके अब हम अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है समता का अधिकार, जिसके अंदर हमें कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी समान होंगे, कानून का समान संरक्षण अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को देख के और क्राइम करने वाले पर्सन को देख के सजा दी जाएगा। नेक्स्ट हमारा धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। रोजगार में अवसर की समानता, रोजगार में सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। पदवियों का अंत, जैसे राजा, महाराजा और भी कई टाइप्स के पद होते हैं जिसका अंत कर दिया गया है। छुआछूत की समाप्ति, सबसे बड़ी चीज़ है छुआछूत की समाप्ति कर दी गई है। पहले बहुत ज़्यादा छुआछूत होता था निम्न जाति के जो लोग होते थे उनके साथ, आज भी देखा जाता है कहीं कहीं। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमें प्राप्त होता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमें भाषण देने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता। थर्ड है संगठित होने की स्वतंत्रता, कहीं भी हम इकट्ठा हो सकते हैं। और भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता और बसने की स्वतंत्रता, किसी भी कोने में हम जाके बस सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। और कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने की स्वतंत्रता, बस वो पेशा लीगल होना चाहिए, इनलीगल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने जीवन की रक्षा का भी अधिकार प्राप्त है। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, जिनको सजा मिलता है ना, उनके पास भी कई प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको भी। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मजदूरी पर रोक लगाया गया है। बंधुआ मजदूरी जैसे पहले किया जाता था वो ख़त्म कर दिया गया है और जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक लगाया गया है। थर्ड है
फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें शामिल है आस्था और प्रार्थना की आज़ादी। हमारे भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो सभी अपने आस्था को बरकरार रख सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, पूरी फ्रीडम है, कोई रोक टोक नहीं है। और नेक्स्ट है धार्मिक मामलों के प्रबंधन और ख़ास तरह के संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता। जैसे कि मस्जिद हम देखते हैं और भी कहीं जगह पे अपने धर्म से रिलेटेड बातें कर सकते हैं और भाषण दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है इसमें। और नेक्स्ट है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं जिनकी संख्या कम है अकॉर्डिंग टू दूसरे, जैसे जो कई प्रकार की जाति होती है, जनजाति होती है जिनकी जनसंख्या कम होती है, तो उनकी जो संस्कृति होती है ना रेयर होती हैं, तो उसके संरक्षण का अधिकार है उनको कि उसकी रक्षा के लिए, अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए वो कुछ कर सकते हैं। जैसे कि वो शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, इसका अधिकार उनको प्राप्त है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, अगर उसका हनन किया जाता है, ठीक है, और उसको कहीं लागू नहीं किया जाता है, कहीं पे उसका उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी रक्षा के लिए और उसके जो उल्लंघन हुआ है हमारे मौलिक अधिकारों का, उसकी रक्षा के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं सीधे, जिसको डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये पॉइंट याद रखिएगा आप। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, कोई रुकावट नहीं होती है, सीधे जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। कई प्रकार के रिट जारी करते हैं जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए या फिर और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो देख लेते हैं कितने प्रकार के रिट्स हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेध आदेश, चौथा अधिकार परीक्षा, पांचवा है उत्प्रेक्षण रिट। तो चलिए एक एक करके हम इन रिट के बारे में जानते हैं, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इन सब के बारे में जानते हैं। पहला है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये किस कंडीशन में लगाया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, उसको बोलता है कि वो उस आदमी को, उस कैदी को मेरे सामने लेकर आओ। अगर वो देखती है, जो न्यायालय है वो देखती है कि अगर उस इंसान ने क्राइम नहीं किया है या फिर जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है, तो उस व्यक्ति को छोड़ने का भी आदेश दे देती है। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सेकेंड है हमारा परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। इस कंडीशन में ये जारी करता है परमादेश न्यायालय। थर्ड है हमारा निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। इसको सिंपल समझ से, जैसे निचली अदालत अब जहाँ तक काम करने का लिमिटेशंस है, वहाँ जैसे निचली अदालत अब जहाँ तक काम करने का लिमिटेशंस है वहाँ तक काम ना करके उसके ऊपर का काम कर देती हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करती है न्यायालय कि उस काम को लेकर उस मुकदमे का सुनवाई करने के लिए, जो मुकदमा चल रहा है, ऊपर की अदालतों को दे देती है। इसे निषेध आदेश कहते हैं। फोर्थ हमारा अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। जैसे अब कोई गलत तरीके से उस पद को धारण करता है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अब क्या करता है, अब उस पद को तो उसने धारण कर लिया है तो उसको हटा देता है या फिर जो काम कर रहा है उस पर रोक लगा देता है। फिफ्थ हमारा उत्प्रेक्षण रिट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। अब जितना मेरा काम है मैं उसको ना करके दूसरे के कामों में अपने टांग अड़ाऊँ, तो उस काम को हटा के उससे लेकर ऊपर की अदालतों में दे दिया जाता है। लास्ट है हमारा अधिकारों का घोषणा पत्र। अब अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है? सोचिए,
अभी जो मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है, ठीक है, मौलिक अधिकार जो हमें बताए गए हैं, अगर हमको बताया ही नहीं जाता तो क्या होता, हमें तो पता ही नहीं था ये हमारे मौलिक अधिकार है ना। तो इसलिए अधिकारों का घोषणा पत्र, जो मौलिक अधिकार लिखे गए हैं संविधान में, वो सिर्फ लिखित रूप में ना हमारे जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, जो प्रजा है, उसको बताना भी होता है कि हाँ ये आपके अधिकार हैं। चलिए रीड कर लेते हैं। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और सुरक्षित अधिकारों की इसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए।